रूसी सदर को क्यों एक पाकिस्तान मुखालिफ सवाल किया सहाफ़ी ने? उस सहाफ़ी को क्या सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान सफारती लेवल पर हर जगह डिस्कस हो रहा है? भारत में जितने भी सहाफ़ी हैं उनकी कोशिश है कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ आ जाए जिसके बाद वो शोर मचा सकें और उनको 4-5-7 दिन के लिए मंजन मिल जाए बेचने के लिए। रूसी सदर ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में स्नब किया, शट अप कॉल दी उसको। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, ये छोटा मुल्क नहीं है, और तुम तो बहरहाल छोटे, जो तुम्हारे साथ ये नेपाल भूटान जैसे छोटे छोटे ममालिक हैं वो तुमसे कंट्रोल नहीं होते। कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने किस तरीके से शट अप कॉल दी, स्नब किया, सिर्फ ललकारा, और इनकी पतलूनें गीली हो गई थी। भारत सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी। भारत जो सोचता है ना कि हम कैपेबल है 2 फ्रंट वॉर के, अगर 2 फ्रंट्स के ऊपर भारत को वॉर लड़ना पड़ी तो भारत का हशर क्या होगा, ये इनको बंकर्स में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये भाग के गए फ्रांस, इन्होंने रफाल लिए, रफाल देने के बाद फ्रांस ने कहा भाई भाड़ में जाओ, तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी नहीं हम ट्रांसफर करने लगे तुम्हारे। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अभी ये आर्जी जंग बंदी है पाकिस्तान के साथ, उनको अभी सुकून नहीं है मार खा के भी। पाकिस्तान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां जारी हैं। बेगैरत के बच्चे, तुम्हारी तैयारी जारी, हम तो तैयार बैठे हैं, आओ तो सही, करो कुछ। मैं तो चैलेंज, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इंडियन आर्मी चीफ को कि आओ करो कुछ। तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी अफवाज तैयारी कर रही है, हम लोग तैयार बैठे हैं, आओ। मर्द के बच्चे हो, एक बाप की औलाद हो, करके तो देखो कुछ। नहीं करेंगे। गुज़िश्ता साल तो हम लोगों ने फेंटा लगाया लिमिट में रह के, इस दफा लिमिटलेस फेंटा लगेगा, इस दफा लिमिटलेस छितरोल होगी। बगैर जो जहाज छोड़े थे वो ठुकेंगे, जो पीछे पार करेंगे उधर जाके मारेंगे इनको। रूसी सदर पुतिन का भारतीय सहाफ़ी के पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर मुंह तोड़ जवाब। इसके अलावा बात करेंगे कि भारत रूस से S-400 दिफाई निज़ाम के बाद Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स क्यों लेना चाहता है, और आखिर में बात करेंगे हम रूस और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले दिफाई पैक्ट के बारे में। ये रूसी सदर को क्यों एक पाकिस्तान मुखालिफ सवाल किया सहाफ़ी ने, जबकि उस सहाफ़ी को क्या सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान सफारती लेवल पर हर जगह डिस्कस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भी। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो भारत में जितने भी सहाफ़ी हैं उनकी कोशिश होती है कि कोई भी एक ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसी शख्सियत जिससे उनको सवाल करने का मौका मिले, वो पाकिस्तान से मुतालिक ज़रूर अंदर लुच डलते हैं। उनकी कोशिश है कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ आ जाए जिसके बाद वो शोर मचा सकें और उनको 4-5-7 दिन के लिए मंजन मिल जाए बेचने के लिए। अच्छा, अब सवाल किया उन्होंने चीन से मुतल्लिक, और रूसी सदर ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में स्नब किया, शट अप कॉल दी उसने। उसने कहा यार तुम लोग मेंटेलिटी क्या है, तुम लोगों की अप्रोच क्या है? तुम लोग समझते हो तुम एक बड़ा मुल्क हो तो शायद तुम्हें यह हक हासिल है कि तुम अपने से किसी भी छोटे मुल्क के बारे में जो मर्जी सोच लो। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, ये छोटा मुल्क नहीं है, और तुम तो बहरहाल छोटे, जो तुम्हारे साथ ये नेपाल भूटान जैसे छोटे छोटे ममालिक हैं वो तुमसे कंट्रोल नहीं होते, वो तुम्हें शट अप कॉल देते। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने किस तरीके से शट अप कॉल दी, स्नब किया, सिर्फ ललकारा, और इनकी पतलूनें गीली हो गई थी भारतीय बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी। अब यहां पे एक मरतबा फिर उन्होंने यही कोशिश की और चीन से मुतालिक जो बातें की, बुनियादी तौर पर इनकी कोशिश थी क्योंकि ऐसी चीज सामने आए जिसमें पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनको वो क्रिटिसाइज करें। एक तो रूसी सदर ने क्लियरली कहा कि भाई इस अप्रोच से बाहर निकल आओ। हाँ जी, कि तुम एक बड़े मुल्क हो, पाकिस्तान भी एक बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान के चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम्हारे भी कई ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए इस प्रिज्म से चीजों को ना देखो। दूसरा, जिस वक्त वो ये बात कर रहे हैं उसी वक्त चीनी एक बड़ा एक इदारा है ग्लोबल टाइम्स, एक मारूफ चीनी जो है वो जरीदा है, वो ये रिपोर्ट शाया करता है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं 75 साल के अंदर पाकिस्तान और चीन ने बहुत से मामलात देखे, बहुत से उतार चढ़ाव दुनिया के अंदर आए, लेकिन ये ऐसी दोस्ती रही दोनों ममालिक की कि जिसका दुनिया में आपको और कोई जो है वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी के साथ। ऐसी बेहतरीन दोस्ती, एतमाद का रिश्ता, मिसाली दोस्ती पाकिस्तान और चाइना की। अब ये क्योंकि ये 75th ईयर है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाइना सेलिब्रेट कर रहा है इसको, पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं,
तो वो चाहते हैं कि ऐसे में कोई एक ऐसी स्टेटमेंट निकले जिसमें पाकिस्तान को चाइना के हवाले से कोई एक ऐसी बात कोई बड़ा रहनुमा कर दे कि जिसके बाद वो बेच सके मंजन कि देखिए जी 75 साल हो गए, तो 75 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ इस तरह कंपेयर करके कि जिस तरह पाकिस्तान एक कॉलोनी है चीन की। हालांकि चीन पाकिस्तान को जिस नजरिए से देखते हैं और पाकिस्तान चीन को जिस तरीके से देखते हैं, ये इसकी लिटरली कोई एग्जांपल आपको दुनिया में नहीं मिलती। तो मैं समझता हूं कि रूसी सदर ने बड़ा बेहतरीन तरीके से स्नैप किया, उनको शट अप कॉल दी है और उनको समझाने की कोशिश की है, जिसका फायदा मुझे पता है कि नहीं होगा। यही लोग कल को जब दोबारा बैठेंगे तो फिर यही चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये खौफ है इनको चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से। भारत में इस वक्त अप्रोच ये भी है ना, मुझे याद है राहुल गांधी ने एक मरतबा एक तकरीर की थी लोकसभा में कि हम लोगों ने कई साल तक बड़ी मुश्किल से इस चीज को बैलेंस किया था कि इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट रखें, लेकिन यह घटिया बेगैरत जब से भारत में इक्तदार में आया है तब से इसने इंडिया को जो चाइना और पाकिस्तान के साथ उसके मामला थे उसको क्लब कर दिया। और यह खौफ है इस वक्त भारत में इस चीज का। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लब ना भी करें तो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये ठुकाई इनकी ऐसी बेहतरीन होगी कि ये याद रखेंगे। लेकिन मुझे याद है प्रवीण सानी साहब ने किताब लिखी द लास्ट वॉर, उस किताब की भी एक बहरहाल एक कहानी है, वो फिर किसी पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो पाकिस्तान जब प्रवीण सानी साहब आए और उन्होंने मेरे थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजी और उस वक्त के डीजी ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के साथ मैंने फिर उनकी एक मुख्तसर से गुफ्तगू भी, बहरहाल वो एक लंबी कहानी है। द लास्ट वॉर के जो पहले 16 सफ़े हैं ना, उसमें उन्होंने भारत की 2 फ्रंट वॉर की जो स्ट्रैटेजी है उसको तहस नहस फेर कर रखा है प्रवीण सानी साहब ने। अब प्रवीण साहब ने उसके अंदर एक नक्शा खींचा कि भारत जो सोचता है ना कि हम कैपेबल है 2 फ्रंट वॉर के, अगर 2 फ्रंट्स के ऊपर भारत को वॉर लड़ना पड़ी तो भारत का हशर क्या होगा कि ये इनको बंकर्स में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये हालत होगी। हर तरफ से, एक तरफ से ठुकाई होती शुरू होगी और दूसरे कोने तक इनकी लगातार ठुकाई होगी। ये प्रवीण सानी साहब लिख रहे हैं, इंडियन है, उनकी मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा मिलिट्री का और स्ट्रेटेजी का ब्रेन है इंडिया के अंदर। ये उनके अल्फाज है, उनकी किताब में लिखे, 16 सफ़े मेरे पास पड़ी हुई है। मैं आप कहेंगे आपको किसी प्रोग्राम के अंदर लाके दिखा दूंगा वो 16 सफ़ों में वो कहते हैं। आगे भी बड़ा कुछ लिखा है उन्होंने। तो बुनियादी तौर पर ये जो क्लब किया ना मोदी ने इंडिया को पाकिस्तान और चाइना के साथ जो इंडिया के ताल्लुकात थे, अब उसकी तकलीफ भारत में महसूस हो रही है। वो देख रहे हैं एक तो पाकिस्तान ने इंडिजिनसली जो कुछ बनाया उससे पाकिस्तान ने कैसे फेंटा लगाया इनका, फिर चाइना और पाकिस्तान का जो एतमाद का रिश्ता है उस वजह से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। आज भारत पे कोई ट्रस्ट नहीं करता ना, नहीं करता। रशिया माजी में चीजें प्रोवाइड करता रहा है भारत को, लेकिन ये भाग के गए फ्रांस, इन्होंने रफाल लिए। रफाल देने के बाद फ्रांस ने कहा भाई भाड़ में जाओ, तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी नहीं हम ट्रांसफर करने लगे तुम्हारे साथ, सोर्स कोड्स नहीं दे रहे तुम्हें। तो यहां पे जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है वो तो अब सारी दुनिया जानती है ना कि हम लोगों ने किस तरीके से JF-17 थंडर्स को अपग्रेड किया। इनिशियली चाइना ने हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर की, फिर हमारे अपने लोगों ने जिस शानदार तरीके से काम किया, फिर उसके अंदर हम लोगों ने जो जो मिसाइल्स इंटीग्रेट किए और फिर जो शानदार ठुकाई गुज़िश्ता साल हुई। तो ये तकलीफ है। वो चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बने जिसमें ग्लोबली ये चीज डिस्कस हो कि समहाउ पाकिस्तान इज अ कॉलोनी ऑफ चाइना, चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो मिसाली है, लाजवाल है। और प्रवीण सानी साहब को दोबारा कोट करूंगा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके बैक वक्त तीनों ग्रेट पावर्स चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसकी भी तकलीफ इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है। जो घटिया शैतान वहां पे बरसर इक्तदार है वो महसूस कर रहे हैं, और ये तो तीन ग्रेट पावर्स हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो नई डिस्कशन हो रही है उसमें चौथी ग्रेट पावर को भी लोग डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह
ठीक। लेकिन अगर आप माजी में देखें 1962 में जो वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें भी चाइना ने वही हाल इंडिया का किया जो 10 मई पिछले साल पाकिस्तान ने इंडिया क्या किया। तो इसकी क्या वजह है कि अभी भी इंडिया जो है वो बाज नहीं आ रहा चाइना को छेड़ने से, और उसके साथ अब उसने पाकिस्तान को भी मिला दिया, और एक तीसरा मुल्क जो कि एक बड़ी पावर है दुनिया की, उसके सामने जाके पाकिस्तान के खिलाफ रोना रोने की कोशिश करता है। अच्छा, आप देखें, जिस तरह आपने 1962 की बात की है तो चले बहुत पुरानी बात। आप गैलवान में देखें क्या कुछ हुआ, ये तो चंद साल पहले की बात है। उसके बाद मुक्के ठुड्डे डंडे मार के चीनियों ने फेंटा लगाया इनका जी, फौज भाग गई, इनकी फौज भाग गई, और सारी दुनिया ने वो मनाजर देखे, उसको उन्होंने वीडियोस बनाई और वीडियोस बाद में जारी भी की। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है। और उसके ऊपर मनोज नरवाने जो फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो एक किताब लिखी जिसके हवाले से बड़ा मसला बना इंडिया में, उस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे पहले रोका गया इंडियन आर्मी को, और उसके बाद अगली स्टेज पे सारा बर्डन जब पता लग गया कि अब तो ठुकाई होनी है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बड़े आराम से सारा बर्डन डाल दिया इंडियन आर्मी के ऊपर। यही कुछ इन्होंने गुज़िश्ता साल की पाक भारत जंग के ऊपर किया, और यही कुछ इन्होंने उस वक्त किया। और भारत में लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है तुम्हारी, कि तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, तुम 1.5 अरब की आबादी के मुल्क के वज़ीर आज़म हो, और तुम्हारे में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम फैसला ले सको। चीनी टैंक्स जो है वो आ रहे हैं सामने, और तुम कह रहे हो कि जी पहले रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना, खौफ है ना। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि अब जो आपको ठीक लगे, ताकि जो अंजाम का तो अंदाजा था ना उनको कि अंजाम यही होगा। ये लिखा जा चुका है कि हर जंग के अंदर भारत का अंजाम उनकी ठुकाई है। तो अंजाम का अंदाजा जब हुआ तो कहा जी कि अब आप देख लें, ताकि जो भी कल को ठुकाई हो उसका बर्डन हमारे ऊपर ना है। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की स्ट्रैटेजी थी। यही कुछ इन्होंने अब किया। आपको याद है कि मई की जंग के बाद जो पहली स्टेटमेंट उनके बड़े किसी शख्स की तरफ से सामने आई थी, वो उस वक्त के सीडीएस अनिल चौहान की थी, और उसने सारा बर्डन अपनी फौज के ऊपर डाल दिया। हालांकि स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग उनकी फौज भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनिशियल डिसीजन मेकिंग तो वो शैतानों का जो गढ़ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहां पे बनी थी। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये बड़े, आप इनको देखें तो ये इसी तरीके से चलेगा। फिर आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, सलमान खान की 2 फिल्में बनाई हैं इन्होंने, एक गैलवान के ऊपर, दूसरी भी इंडिया और चाइना के रिलेशंस के ऊपर है, कोई वॉर शॉर के ऊपर। दोनों फिल्मों को रोक दिया उन्होंने। अच्छा, कि कहीं चीनी इसके ऊपर भड़क ना जाए। दोनों फिल्में रोक दी हैं इन्होंने। लेकिन उनका भी लेवल वही होगा जो धुरंधर 1 और 2 का था, उसमें तो कोई शक नहीं है ना। वही झूठ बोले, बुनियादी तौर पर कवर करने की कोशिश की है ना, कि जो भारतीयों का, जो जीश और सेन इंडियन है, उसके जहन में जो सवालात हैं उनको किसी तरीके से काउंटर करने के लिए एक प्रोपेगेंडा उन्होंने किया उस फिल्म में। उसमें इस्तेमाल भी सलमान खान को किया ना, ताकि एक मुसलमान चेहरा सामने आए और उसमें वो उनको आसानी हो। पहले तो चले रणवीर सिंह जैसा घटिया शख्स था जिसके ऊपर बहरहाल अब उनकी लोगों ने कोई पाबंदी शबंदी भी लगा दी है। तो अब सलमान खान को इस्तेमाल करके फिल्में बना ली, शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है, फिल्में तैयार हैं, रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि चीनी ऑफेंड ना हो जाए। और चीनी ऑफेंड होकर इन्होंने कोई और 2-3 वीडियोस एक्चुअल जारी कर दी तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए रोक दिया। करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट की करके होल्ड कर लिया, रोक दिया। तो ये घटिया माइंडसेट है, इनको अंदाजा हो चुका है। अब देखें ना, एक के बाद एक नई चीज जो है वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे भी आप जो डिस्कस करेंगे, अभी उस पे हम आते हैं। ये जो भारतीय आर्मी चीफ हैं, उनको एकदम क्या सूझी कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अभी ये आर्जी जंग बंदी है पाकिस्तान के साथ, उनको अभी सुकून नहीं आया मार खा के भी? नहीं, सुकून तो उनको जो है वो जिस वक्त तक मरेगा नहीं, जहन्नम में जाके आएगा। नहीं, वहां पे भी क्या सुकून आएगा? सुकून नहीं आता इनको। लेकिन ये स्टेटमेंट्स सूट करती हैं मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव को, इसलिए एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ही बेचता है क्योंकि उसके पास अपनी परफॉर्मेंस है नहीं। अब देखें ना, वहां पर अगर लोग सवाल करेंगे कि यार तुम लोगों ने इतना पैसा जो है वो दिफा के ऊपर लगा लिया और बावजूद इसके तुम्हारी हालत ये है कि आज दुनिया में तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, तो ये जिस वक्त बहस शुरू हो फौरी तौर पर एक शुरली फेंक दो कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां जारी हैं। और बेगैरत के बच्चे, तुम्हारी तैयारी जारी, हम तो तैयार बैठे हैं, आओ तो सही, करो कुछ। मैं तो चैलेंज, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं,
मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इंडियन आर्मी चीफ को कि आओ करो कुछ, तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी अफवाज तैयारी कर रही है, हम लोग तैयार बैठे हैं, आओ, मर्द के बच्चे हो, एक बाप की औलाद हो, करके तो देखो कुछ। नहीं करेंगे। इनको पता है कि इस मर्तबा पाकिस्तान की टोन जो है वो गुज़िश्ता साल वाली नहीं होगी। गुज़िश्ता साल तो हम लोगों ने फेंटा लगाया लिमिट में रह के, इस दफा लिमिटलेस फेंटा लगेगा, इस दफा लिमिटलेस छितरोल होगी बगैर। जो जहाज पिछली दफा छोड़ दिए थे, जो जहाज छोड़े थे वो ठुकेंगे, जो पीछे पार करेंगे उधर जाके मारेंगे इनको। इनको अंदाजा नहीं है नवीद भाई अब हमारी बास्केट में और क्या क्या कुछ है। उस वक्त भी था, हमने एक्सपोज नहीं किया। हम इनकी तरह बढ़ के नहीं मारते, हम प्रैक्टिकली मैदान में उतर के बताते हैं कि तुम्हारी औकात क्या और हमारा मसल क्या है, हम क्या करने की अहलियत और काबिलियत रखते हैं और तुम हो क्या। तुम सिर्फ अददी बर्तरी के ऊपर जो है वो शोर मचाते हो और करोड़ों अरबों डॉलर्स तुमने गरीब भारतीयों के तुम सोचे समझे बगैर इधर उधर झोंक देते हो और अपने गोदी मीडिया के थ्रू ये ऐसी प्रोजेक्शन करते हैं कि जिस तरह अब ये चीजें आ गई हैं तो अब भारत का दिफा इस कदर मजबूत हो गया है। तुम्हें अंदाजा है हमारी काबिलियत का, तुम्हें अंदाजा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ ये बढ़ के मारोगे। मैंने पहले कहा था मैदान जंग में फैसला होता है कि आपकी और मेरी कैपेबिलिटी क्या है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट्स देने से नहीं, तारीख तब लिखी जाएगी। तारीख में यह नहीं लिखा जाएगा कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था कि हमारी जो अफवाज है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां कर रही है। तारीख ने यह लिखना है कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने लॉन्च किया उसके जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटे में 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भुनी भारत की और घुटनों पर लाकर बढ़ा दिया भारत को। यह तारीख लिखेगी। तो ये स्टेटमेंट्स जो है ना, ये बुनियादी तौर पर सिर्फ मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव को सर्व करता है ये घटिया शैतान। अब पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं और उसके लिए एक मर्तबा फिर एक ऐसा माहौल तो बनाना है ना। अब ये कभी कश्मीर के अंदर ये दोबारा इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया मकबूजा कश्मीर में, वहां पर ये फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, कश्मीरियों को, मासूम निहत्ते कश्मीरियों को उनकी जेलों से निकालते हैं जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जेलें हैं या इंडिया में तिहाड़ में से निकालते हैं और उसके बाद उनके फेक एनकाउंटर्स करते हैं। फिर फलाने ये जी फलाने इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, ये फलाने इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व था, ये जी पाकिस्तान ने भेज दिया। निकलता क्या पाकिस्तान का जी वोटर आईडी निकला है जी इसकी जेब से, पाकिस्तानी बिस्किट्स और पाकिस्तानी चॉकलेट्स उसकी जेब से निकली हैं। और घटिया शैतानो, तुम लोग किसी शख्स से कोई बंदा ही तब्दील कर लो जो तुम्हारी स्टोरी चेंज कर ले। अच्छा चलें अभी आगे चलते हैं। इंडिया को रूस से चौथा यूनिट मिल गया है इस 400 का जी। 4th स्क्वाड्रन जो है वो इन्होंने बैटरीज और लॉन्चर्स दोनों शामिल हैं। एग्जैक्टली, कंप्लीट स्क्वाड्रन है ये। ठीक है, ये बजरिया शिप ये पहुंचा है और अब इसको ऑपरेशनल एरिया में वो कह रहे हैं कि हम वेरी सून हम इसको डिप्लॉय करेंगे। इस वक्त उन्होंने उसको सीक्रेट रखा है। ठीक है, और पहला आदमपुर वाला तो हमने पहले उड़ा दिया, आदमपुर वाला भी उड़ा दिया, भुज वाला भी उड़ा दिया, तीसरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है जो चाइना के साथ, और ये चिकन नेक वाला सारा अभी इसकी उन्होंने लोकेशन अभी नहीं बताई, लेकिन मैंने पिछले व्लॉग में पॉडकास्ट में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। ये इन्होंने बुनियादी तौर पर डिप्लॉय करना है आदमपुर में। ठीक है, क्योंकि आदमपुर की बैटरी तो हम तबाह कर चुके हैं, वहां पे सिर्फ अब लॉन्चर है उनके पास और वो लॉन्चर बगैर बैटरी के किसी काम के नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, ये आने वाले अरसे में ये चेंज करेंगे। आदमपुर से बैटरी जो तबाहशुदा बैटरी है और जो लॉन्चर है उसको उठाएंगे और इसको वहां पर लाकर रिप्लेस कर देंगे। फिर इन्होंने एडिशनली 2 बैटरीज कहा है रशिया को। ठीक है, जो इनका 5th यूनिट है, 5th स्क्वाड्रन है, वो नवंबर या दिसंबर में उसके चांसेस है, लेकिन कंफर्म नहीं है, जरूरी नहीं है कि नवंबर दिसंबर में मिले, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग जो है वो दोबारा एक मर्तबा उसकी इंटेंसिटी जो है वो काफी बढ़ रही है। तो पहले भी उसी वजह से ये लेट हुआ। ये 5.4 बिलियन का आई गेस प्रोजेक्ट था, वो 5.4 बिलियन डॉलर्स का, और ये 2-3 साल पहले भारत को मिल जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि 3 मिले, इन्होंने एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, एक आदमपुर में और एक भुज में डिप्लॉय किया। आदमपुर और भुज वाले पाकिस्तान के हवाले से थे, वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह उनका हम बंदोबस्त कर चुके हैं, उनको तबाह कर दिया, वो ठंडे हैं। अब ये आदमपुर में रिपोर्टेडली इसको डिप्लॉय करेंगे और रिप्लेस करेंगे आदमपुर वाले के साथ। और जो एडिशनल 2 बैटरीज हैं, हो सकता है कि नवंबर में इनको कंप्लीट स्क्वाड्रन ना मिले, इनको सिर्फ एक यूनिट जो उसका बैटरी है बैटरी मिले, और उसके साथ ये वो जो भुज वाला है उसको ये उस बैटरी को वहां पर लगाएं। तो बुनियादी तौर पर ये, इसके अलावा फिर ये अब कह रहे हैं हम मल्टी लेयर्ड अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। उसमें कुछ हमारे जी
ये 30 से 80 किलोमीटर तक का है, ये 50 से 120 किलोमीटर तक का है। इनके अपने लोकल ये तो है हाँ जी, ना अब ये final, एक और ये बना रहे थे कोई बैलिस्टिक Yes. मिसाइल का है ना, BMD ऐसा ही गालिबन, कुछ हाँ नाम जी। था। तो उसको ये कह रहे हैं जी कि 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, Wow. उसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। और वो चाइना की तरफ से जो इनको थ्रेट है, ये उसको कवर करने के लिए कह रहे हैं कि 2000 किलोमीटर। फिर इसके अलावा वो कुछ ड्रोन्स भी जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने पहले इसराइल से लिए थे। इसराइल से लिए थे। अब एक जब मोदी ने दौरा किया था अमेरिका का, हाँ। उस वक्त भी वहां पर ये एक परचेज ऑर्डर देकर आए थे, बल्कि उस वक्त डील हुई थी एक, उसके तहत कोई इनको बड़े ड्रोन्स जो है वो मिलने। ये वही बड़े ड्रोन्स हैं जिस तरह का ड्रोन हम लोगों ने गुज़श्ता साल जंग के अंदर एक तबाह भी किया था। तो उसके अलावा अब एडिशनली ये कुछ और ड्रोन्स जो हैं वो भी परचेज करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोगों ने काफी अरसे से अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा काम किया। इंडिजिनसली भी हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया जो अभी शो नहीं किया। और ये पिछले साल की पाक भारत जंग से कबल मैं उनके लोगों को बार बार कहता रहा हूं कि नंबर्स में भी और टेक्नोलॉजी में भी अगर जरूरत पड़ी हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे आउट क्लास करेंगे, हम नंबर्स में भी टेक्नोलॉजी के अंदर भी। और वो समझते रहे कि बस नहीं मैं कोई हवा में तीर फेंक रहा हूं। फिर जब हम लोगों ने तीर बिल्कुल वो जो कह लेना बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाकर मारे, फिर इनको अंदाजा हुआ। तो उसके बाद इन्होंने ना ड्रोन्स को बड़ा फोकस किया इंडिया ने। लेकिन नवीद भाई, मैंने बड़ी दफा कहा है, हमारी जो लीडरशिप है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन अप्रोच है उसकी। वो एक दो कदम आगे का नहीं सोचती और एक दो कदम आगे के फैसले नहीं करती, वो 10 कदम आगे के फैसले करती है। हमने मेरा ख्याल है कि 2-3 पॉडकास्ट पहले एक डिस्कशन की थी जिसमें हम लोगों ने टर्की के साथ पाकिस्तान जो एक स्टेल्थ ड्रोन के हवाले से बात कर रहे हैं। अब जो नई ड्रोन टेक्नोलॉजी और नए ड्रोन्स के हवाले से भारत जो है वो इस वक्त फैसले करने के हवाले से सोच रहा है, उसमें कुछ ड्रोन्स हैं जो 40,000 to 50,000 फीट की बुलंदी पे जो है वो फ्लाई करते हैं और उनको बहरहाल डिटेक्ट करना या उनको जो है वो तबाह करना वो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने उसका अदरवाइज हल भी पाकिस्तान के पास है। वो क्या है वो यहां पे इस वीलॉग में बताना, इस पॉडकास्ट में बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अब ये वो ड्रोन्स हैं जो अगर भारत में आते हैं तो ये 18 से 24 माह लगेंगे इनको, यानी 1.5 से 2 साल हम लोग उसका बंदोबस्त पहले कर चुके हैं। हमारे पास वो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं जो 1.5 से 2 साल के बाद इंडिया के पास मौजूद होंगी। उनको किस तरीके से काउंटर करना है, कैसे उनको तबाह करना है, उसका बंदोबस्त आज की तारीख में हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। तो ये S-400 ले लें, ये और भी कुछ चीजें, तो S-500 भी लेना चाह रहे हैं। S-500 के तो रूस ने भी फिलहाल इनको मना कर दिया ना कि हम नहीं देंगे आपको। एक तो उनकी अपनी चूंकि जंग जारी है। बहरहाल रूस और इंडिया के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं ना, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस की तरफ से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स गई हैं इंडिया को। कितने अच्छे ताल्लुकात हैं कि अमेरिका के कहने पर इंडिया रूस से तेल लेना बंद कर देता है। और उसके बाद देखें एक और बड़ी मजेदार चीज कि जिस वक्त अमेरिका ने कहा कि टेम्परेरीली हम अलाउ करते हैं कि आप लोग रशिया से ऑयल ले सकते हैं, तो भारत ने फिर परचेज किया ऑयल। अब फिर अमेरिका पाबंदी लगाने जा रहा है और भारत जो है वो उसकी फिर चीखें निकल रही हैं। तो इनकी ये कहते हैं कि हमारी जो ये पॉलिसीज है ना, ये सारी हम खुद करते हैं, या हम पॉलिसी खुद बनाते हैं और हमारी पॉलिसी जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हम फैसला करते हैं। तो आलम ये है इनका कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस ये बनते हैं और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ये रूस से तेल लेना या नहीं इसका फैसला खुद नहीं कर सकते। ट्रंप कहता है, ये ट्रंप जो है वो इनको बताता है कि अब तुम ले लो तो ये ले लेते हैं और अब तुम नहीं ले सकते तो ये वो जो 56 इंच के सीने का दावेदार है ना, छाती का दावेदार है, जो बुनियादी तौर पर 16 इंच की सीनी है जिसकी, वो चुप कर जाता है, वो मुंह पे उंगली रख के चुप करके बैठ जाते हैं। वहां पे लोग कहते हैं ओ भाई तुम वजीर आजम हो, 1.5 अरब की आबादी है, बड़ी मार्केट हो, तुम स्नब करो, कहो ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन उस बेगैरत शख्स में इतनी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जो ट्रंप बाबू ने कह दिया बिल्कुल अब उसी तरीके। अच्छा चलें आगे चलते हैं। इसके अलावा रूस और इंडिया के दरमियान Su-57 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उससे मुतालिक भी कोई बातचीत चल रही है। अच्छा, ये जिस वक्त रशियन प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा किया उस वक्त भारत ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त रशिया ने कोई बहुत इनको जो है वो पॉजिटिव वाइब्स रशिया की तरफ से नहीं आई थी।
कोल्ड शोल्डर उन्होंने दिखाया। अभी एक चीज तो हमें इस चीज को ज़हन में रखना है कि रूस को भी पैसों की जरूरत है। रूस एक बड़ी जंग के अंदर जंग है। में फिर अगर दोबारा पाबंदी लगती है और इंडिया जैसा एक बड़ा बायर उनसे तेल परचेज नहीं करता तो उनको कुछ तो कुछ काफी तो डेंट करना। पड़ेगा। अभी रशिया ने कहा है कि ठीक है, अगर भारत हमसे कहेगा तो हम सुखोई 57 इनको दे देंगे। भारत में पिछले दिनों बड़ी बहस भी हुई जिस वक्त इन्होंने, चूंकि 114 राफेल जो हैं वो नए परचेज करने के हवाले से फ्रांस को इनका अब सुना है कि को फाइनल पेपर किसी भी वक्त ये फ्रांस को दे सकते हैं। तो उस वक्त चूंकि फ्रांस ने कहा हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम सोर्स कोड्स नहीं देंगे, तुम लोगों ने ये जो अपने लोगों को बेवकूफ बनाया ना कि हम लोग यहाँ पे जी 94 के 96 राफेल जो है वो हम इंडिया के अंदर बनाएंगे, वो फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, सिर्फ बॉडी तैयार करनी है तुमने। वो न्यू खान की बसें नहीं, उनकी बॉडी बनती है, वो फैसलाबाद का बॉडी मेकर है, बदामी बाग में बनती है। बदामी बाग फैसलाबाद का बड़ा एक मशहूर की बॉडी मेकर है, वो बसों के अंदर लिखा होता है कि बॉडी मेकर ये फलाना फलाना। तो वो बॉडी जो है ना वो बनेगी सिर्फ इंडिया में। अंदर जो इंजन लगने हैं, अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो मोटरें लगनी है, हर चीज वो फ्रांस की है, फ्रांस ने खुद आके लगानी है। वो कह भाई तुम जैसे जाहिलों के हाथ में हम ये चीज नहीं देंगे। बॉडी बना लो, एक बॉडी बना लो, उसके लिए तुमने लोकली जो कुछ करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना बनाओ, लेकिन बॉडी की हद तक। इससे हट के तुम लोग उसके ऊपर भी सिर्फ इतना ही लिखना कि ये बॉडी मेकर जो है ना ये फलाना, ये अडानी ने बनाई है, ये अंबानी ने बनाई है, ठीक है, या इनकी ही किसी दूसरी को बेबी कंपनी ने बनाई है। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं वहां पे बनाओगे। जो कुछ भी होगा वो हम देंगे। तुमने मुस्तकबिल में इसको अपग्रेड करने, हम करेंगे। तुमने कोई नई चीज इंटीग्रेट करनी है, हम बताएंगे कि करनी है या नहीं, और करनी है तो हम आगे करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, कोई चीज नहीं। तो भारत में पिछले दिनों बड़ा शोर मचा कि फिर हम फ्रांस को छोड़ के हम रूस के पास क्यों नहीं जाते। रफाल तो फिर 4.5 जनरेशन है, सुखोई 57 5th जनरेशन जहाज है, तो हम 4.5 को छोड़ के 5th जनरेशन जहाज लेते हैं। और रूस के साथ हमारे इस तरह के ताल्लुकात हैं कि रूस हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकता है थोड़ी बहुत। तो अब इनको वहां पर भी खौफ है। जो मैंने आपसे कहा ना कि ये रूस ने अब कह दिया है, लेकिन इंडिया के लिए ये इसलिए मुमकिन नहीं है आज की स्टेज पे कि अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि भारत रूस से असलहा खरीदे, रूस से सुखोई 57 जहाज खरीदे और उसके बाद इंडिया जो है उसको ऐसे ही जाने दे। वो माजी की चीजें खत्म हो गई हैं। सेकेंडली उसका बंदोबस्त भी हमने तो कर लिया। अगर इन्होंने सुखोई 57 लेना है, बल्कि ये ले ही पाकिस्तान को जो चाइना से शिनयांग J-35AE मिल रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए ले रहे हैं, तो उसका भी बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। ये सुखोई 57 ले लें, ये F-35 ले लें। चाइना के साथ पाकिस्तान की हो चुकी है सर, हमारे पायलट्स ट्रेन हो चुके हैं। हमारे पास जब J-35 पाकिस्तान के अंदर पहला लैंड करेगा, वो हमारा पायलट लेकर आएगा और वो मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ हमारा जो भी एक स्क्वाड्रन आता है या 2 स्क्वाड्रन आते हैं वो हमारे पायलट्स लेकर आएंगे। और वो पायलट्स होंगे जो गुज़िश्ता कई माह से ट्रेनिंग कर रहे हैं J-35 के ऊपर। तो उसमें हमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये डील शायद फाइनल नहीं होगी, आने वाले चंद सालों तक तो नहीं होने लगी। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये जो रूस और अफगानिस्तान के दरमियान एक दफाई मुआहदा हुआ है, इसकी क्या तफसीलात हैं और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? एक तो हमारे यहाँ पे ना बड़े दोस्त जो हैं हमारे, उन्होंने बड़ा शोर मचा दिया कि जी रूस और अफगानिस्तान के दरमियान ये दिफाई मुआहदा हो गया है, तो अब अफगानिस्तान का दिफा पता नहीं कितना मजबूत हो जाएगा। किसी ने कहा जी कि S-400 अफगानिस्तान को देने लगा है रूस। किसी ने कहा जी कि एंटी ड्रोन कोई इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान को देने लगा है। किसी ने कहा जी रूस खुद आके दिफा करेगा अफगानिस्तान का। जो जिसके दिल में आया वो उन्होंने, जो इंडियन मीडिया कहता रहा है ना, जो गोदी मीडिया ने कहा, यहाँ पर भी कुछ दोस्त जो है वही बातें करते रहे। मैं पहली बात तो बताऊं कि यार अब गोदी मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि S-400 अब अफगानिस्तान के पास होगा, और जाहिलो तुम लोगों को तो अभी तक दिया नहीं उन्होंने। तुम्हारे 2018 की डील के अभी तक नहीं पूरे हुए, तो अफगानिस्तान को वो देने जा रहे हैं। ये आलम चेक करें आप, इनकी सोच का अंदाजा लगाएं। दूसरा, रशिया इतने आराम से कोई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं अफगानिस्तान को दे देगा। रशियंस पागल नहीं है कि वो ऐसी उनका मुआहदा हो गया था वो मुंह उठाएंगे और कहेंगे जी ये लो जी ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तुम ले लो। यार रूस और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की भी एक तारीख है। सर, सोवियत यूनियन टूटी कब थी? ये वही रूस है जिसके खिलाफ जहाद का ऐलान किया था इन्हीं तालिबान ने। ये वही रूस है ना।
तो पहले तो तुम अपना आप क्लियर करो कि उस वक्त तुम लोग ठीक थे या आज ठीक हो। इसी रूस के खिलाफ तुम ऐलाने जहाद करते हो और आज इसी रूस की गोद में जाकर तुम बैठ गए हो। और आपको क्या लगता है कि रूस के जहन में नहीं है जब सोवियत यूनियन टूटी है उसमें बड़े लोगों का किरदार था, तो क्या पाकिस्तान का अहम तरीन था। तो रूस को नहीं पता? रूस ऐसे ही इनके ऊपर यकीन कर लेगा? रूस जानता है कि इनको चाहिए क्या है। इनको चाहिए पैसा, नोट, डॉलर्स। और रूस को चाहिए यूक्रेन के खिलाफ अब जो जंग है ना वो फैल रही है, मजीद बढ़ रही है। हमने पहले भी इंटेंसिटी बढ़ रही है उसकी। और अब रूस ने कुछ जो है वो रोमानिया में भी आपको याद होगा कि चंद रोज कबल रोमानिया में भी कुछ धमाके शमाके हुए हैं जो उन्होंने कहा जी कि गलती से हुए हैं। लेकिन रूस को अंदाजा है कि नेटो को स्नब करना है तो यहां से इनको थोड़ा सा ठुकाई होगी तो फिर ही नेटो बाज आएगा। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर वो एक्सपैंड हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। और जब इस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ती है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों की तादाद में लोग दोनों तरफ में मर चुके हैं इस वक्त, लाखों की तादाद में, हजारों में, सैकड़ों में नहीं, लाखों की तादाद में दोनों तरफ में लोग मारे जा चुके हैं। रशिया ने और यूक्रेन ने दोनों ने वॉलंटरीली कुछ लोगों को कहा जी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी फौज में आके आप लड़ें तो हम आपको लुक्रेटिव ऑफर्स दी उन्होंने उनको। अब पहले तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो घटिया बेगैरत हैं भारतीय फौज के सर्विंग जो मुलाजमीन हैं, उनकी इंडियन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स 212 ने रिजाइन किया या भाग गए, फौज छोड़ी और रूस चले गए। रशियन फौज को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मैं इंडियन फौज के सर्विंग ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं जो इंडियन मीडिया पे थोड़ा बहुत डाटा, क्योंकि अब जब लाशें आना शुरू हुई ना तो लोगों ने कहा भाई ये किधर मर गया, ये कौन सी जंग में मारा गया। तो सोशल मीडिया पर चीजें डिस्कस हुई, पता चला जी ये यूक्रेन से लाश आई है, ये जो ताबूत है ये रशिया से आया। तो इन्होंने अब अंदाजा लगाए कि इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स वो यूक्रेन की फौज में भी जंग लड़ रहे हैं, वो रशियन फौज में भी जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। 49 तो उनका मीडिया मानता है कि 49 कैजुअल्टीज हुई हैं, जो माने हैं वो। और 212, मेरी रशिया में एक दोस्त से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि रशियन मिलिट्री के अंदर जो उनके पास रिपोर्ट्स हैं 4000 के करीब इंडियंस हैं, जिसमें उनकी फौज के सर्विंग लोग भी शामिल हैं जो भारत ने उनसे कहा भी है कि यार ये हमें वापस करो, ये हमें छोड़ के भागे हैं। अच्छा, उनमें से जो रिपोर्ट्स जो इंडियन मीडिया मानता है 23 मिसिंग है इस वक्त, उनका पता ही नहीं वो जिंदा है, मर गए हैं, जेल में है, किसी की कैद में है, जख्मी है, कहां पड़े हैं, पता ही कुछ नहीं उनका। ये इंडियन मीडिया मानता है। वो कहते हैं 4000 के करीब हैं, जिनमें उनके लोकल्स भी हैं जो इस लालच में चले गए कि हमें रशियन नेशनलिटी मिल जाएगी। रशिया ने कहा जी हम पैसे भी देंगे तुम्हें, हम तुम्हें रशियन नेशनलिटी भी देंगे। तो अब इंडियन नेशनलिटी जो है उससे उनको मिलना कुछ नहीं था, तो वो भागे। यहाँ पे ना पैसा ना रोजगार, वहां पे तो नौजवान वैसे भी कॉकरोच है। तो वो लोग निकले और रूस चले गए। वहां पे अब मैंने आपको बताया कि 4000 के करीब है, जिसमें उनकी सर्विंग ऑफिसर्स भी, रिटायर्ड भी, और कुछ उनके अदरवाइज लोग जो मिलिट्री में नहीं थे। और सैकड़ों की तादाद में यूक्रेन में भी है। अब रशिया को चाहिए, यूक्रेन के साथ चूंकि जंग बढ़ चुकी है, कुछ ऐसे लोग जो रशिया की प्रॉक्सी वॉर लड़ सकें। अब इस खित्ते का प्रॉक्सी एक्सपर्ट कौन है? तालिबान। बुनियादी तौर पर यह जो मुआहदा है ये इस वजह से हुआ है। अब ये तालिबान जो हैं, ये भाड़े के टट्टू, एक इंडियंस, एक ये अफगानी, ये अब रूस की और यूक्रेन की जंग लड़ेंगे। ठीक है। तो रूस इनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देने लगा। अगर देगा तो यार मैक्सिमम वही टेक्नोलॉजी देगा ना जो इंडिया को दी है। उस टेक्नोलॉजी का हमने बंदोबस्त कर लिया है। तो बेसिकली रूस ने तालिबान रेंट पे लिए हैं। रेंट पे, एग्जैक्टली। वो भाड़े की फौज इंडिया की और भाड़े की जो अफगान तालिबान है, ये बुनियादी तौर पर अब रशिया की जंग लड़े। ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे के बाद बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि भाड़े के जो अफगान तालिबान है वो अब रूस की जंग लड़ें यूक्रेन के साथ। आइदर उनकी फ्रंट लाइन पे जाकर रशियन फौज का
यूनिफॉर्म पहन के या फिर कोई प्रॉक्सी जंग लड़े वहां पे। ये है बुनियादी तौर पर मुआहदा। हमारे यहां पे लोग जो है ना वो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज से, और कुछ लोग तो कह रहे हैं अब देखें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है ना टुवर्ड्स अफगानिस्तान और अप्रोच है, दैट इज वेरी क्लियर। हमने पहले कोशिश की, बाज आओ, बंदे के पुत्र बनो, चीजों को समझो, जो तुम्हारी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हमारे हवाले करो, नहीं करना तुम खुद पकड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तुमने उल्टा उनको प्रोटेक्ट किया, हमने फिर टाइम दिया, समझाया, दोस्त ममालिक को एंगेज किया, उनको सबूत दिए कि यार इनको समझाओ, हम नहीं चाहते इनके साथ चीजें खराब करें। लेकिन जब नहीं समझे वो भारत की गोद में जाके बैठे, फिर पाकिस्तान ने ठुकाई की, ठुकाई करने के बाद फिर मौका दिया। अब पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया कि जो तुम करोगे या तुम्हारी सरजमीन में बैठा जो घटिया बगैरत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, उसमें जो नुकसान यहां पर होगा 10 गुना नुकसान हम तुम्हें पहुंचाएंगे। हमारी चोट वो नहीं होगी कि तुमने हमारे जो हमें इतना नुकसान, हमारे 2 फौजी शहीद कर दिया तो हम तुम्हारे 2 बंदे मार देंगे। 10 गुना नुकसान, और कर रहे हैं, किया है, करके दिखाया है। तो अब ये जो रशिया और अफगानिस्तान का पैक्ट है ना, यहां पे हमारे कुछ दोस्त जिनकी ख्वाहिश है कि बैरूनी एजेंडों को सर्व करते हुए वो भी इसी तरह का माहौल बनाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी काबिलियत, हमारी सलाहियत वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है, मानती है। तो ये जो घटिया जहन है ना, ये जो मर्जी बकवास कर लें, होना कुछ नहीं लगा। इंडियन मीडिया को भी अंदाजा है। अब देखें ना यार, S-400, मैं तो सिर्फ S-400 का सुन के हैरान रह गया कि तुमने 2018 में 5 मांगे थे, तुम्हें 5 नहीं मिले, तुम्हारा चौथा अब मिल रहा है तुम्हें, वो भी उस वक्त जब 2 तुम्हारे तबाह हो चुके, 8 सालों बाद काबिल इस्तेमाल नहीं है। तुम्हारा चौथा उस वक्त आया कि जब तुम्हारे पास ऑपरेशनल रह ही एक गया, उनको वो देने जा रहे हैं S-400, और S-400 जब तुम्हारे 2 ठोक दिए उधर ठोक देंगे हम। वो तो ज्यादा आसान है। तो ये बस समझे कि ये मुआहदा, मैंने आपको इसका बता दिया कि बुनियादी तौर पर ये मुआहदा ये है कि भाड़े की फौज, पहले भारत की रूस की जंग और यूक्रेन की जंग लड़ रही है, अब भाड़े के अफगान तालिबान जो है वो जाके रूस की जंग लड़ेंगे। चलें, एंड पे मुझे ये बताइए, इंडिया में मसाजिद को क्यों एक दफा फिर से शहीद किया जाने लगा है? देखिए, जो शैतान वहां पर इक्तदार में है, वो उसने भारत के अंदर हुकूमत की या तो पाकिस्तान से नफरत और पाकिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात को हवा देके, या मुसलमानों के खिलाफ। बहरहाल दीगर माइनॉरिटीज भी वहां पे अच्छी हालत में नहीं है, सिखों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उनको तो अपनी अलग शनाख्त ही नहीं ना दी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने एक मदरसा जो है उसको गिरा दिए, शहीद कर दिए, और 2 बंद करवा दिए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त वो योगी आदित्यनाथ, वो जो क्या कहूं मैं उसको, क्या घटिया जोकर जो है, वो जोकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है, और बहरहाल उसकी आंखें भारत में वजारत उज़्मा की कुर्सी पर भी हैं। जी, वो मोदी को रिप्लेस करना चाहता है। तो योगी जो है वो ओपनली मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है, उसके दिल में जिस कदर नफरत है मुसलमानों को लेकर, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि वो जोकर जो है वो उसके दिल में मुसलमानों को लेकर बुनियादी तौर पर है क्या। बहरहाल जोकर भी नहीं, शैतान ही कहना चाहिए। जोकर तो बहरहाल लोगों को महसूस करता है, ये तो शैतान है, घटिया बेगैरत है। अब उस जोकर, उस शैतान की जो जिस सूबे का वो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश, वहां का एक इलाका है गाजियाबाद। गाजियाबाद में इन्होंने एक मदरसा गिराया और इल्जाम ये लगाया कि ये सरकारी जमीन पर बना है। अब वो जो मदरसा है वो 2000 में रजिस्टर हुआ, और इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी थी। उन्होंने बताया कि ये सरकारी जगह नहीं है, हमारे पास इसके कागजात नहीं है, रजिस्टर्ड है, ये हमारे पास इसकी जमीन के कागजात हैं, हर चीज। और ये मैं नहीं कह रहा, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन मीडिया जो है वो ये बात कह रहा है कि उनके पास हर चीज मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके उस मदरसे को उन्होंने गिरा दिया। खौफ है और नफरत फैलानी मुसलमानों के खिलाफ, वो उनको मतलूब था। अब वहां पर एक हिंदू रक्षा दल है, उसका एक सदर है पिंकी चौधरी। वैसे आप उसकी शक्ल देखें तो आपको शक्ल से वो अल्ताफ हुसैन के नहीं काला लगेगा। तो वो जो पिंकी चौधरी है ना, बुनियादी तौर पे उसने जो है कहा है कि दारुल उलूम देवबंद जो है उसके ऊपर भी योगी आदित्यनाथ साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि जितने मर्जी बुलडोजर हो वो चला दे, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां से हिंदुओं के खिलाफ,
हिंदुओं को मारने की प्लानिंग जो है वो दारुल उलूम देवबंद में होती है, जिसका रिसेंटली अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी ने दौरा भी किया। एग्जैक्टली। तो अब यहां पे अब अफगान तालिबान को भी देख लेना, उनको भी देखना चाहिए कि जिस घटिया बेगैरत भारत की गोद में हम बैठे हैं वो दारुल उलूम देवबंद के हवाले से वहां पे अप्रोच किया है, लेकिन कोई कंडेम नहीं करेगा। ये सिर्फ मजहब का लबादा ओढ़कर ये ठेकेदार बनते हैं, ये नहीं है मुसलमान। ये जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं ना, आप इनसे नमाज सुन लेना, इनको नमाज नहीं आती, और जंग ये कहने को इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। और हमारे जो कुछ वो दोस्त जो शायद चीजों को और तरह देखते हैं, वो भी इन्हीं की जबान जो है वो बोलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इनमें गैरत है अफगान तालिबान में, तो दे स्टेटमेंट करें कंडेम इस चीज को। लेकिन इनको सिर्फ डॉलर्स से मतलब है, इनको पैसा चाहिए, और भारत को कोई प्रॉक्सी चाहिए थी। अब ये सिर्फ डॉलर्स की खातिर भारत की गोद में चल के बैठे हुए। देना स्टेटमेंट, कंडेम करें, भारतीय हुकूमत से कहें कि करें इसके खिलाफ कार्रवाई। जो दारुल उलूम देवबंद को तबाह करने की, उसको गिराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। तो जो ये पिंकी चौधरी की स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ पिंकी चौधरी नहीं कह रहा, ये हिंदू रक्षा दल का सदर पिंकी चौधरी बात नहीं कर रहा। ये अप्रोच भारत में नीचे से ऊपर तक हर आरएसएस और बीजेपी के शख्स की अप्रोच है कि मुसलमानों को स्नब करो, मुसलमानों को टारगेट करो, इनकी मसाजिद को शहीद करो, इनके लिए अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, नमाज पढ़ना, फिर ये जो ईद उल अजहा पे जो कुर्बानी के सारे मामलात हैं, उसको इस कदर इनको स्नब करो कि इनकी सिर्फ चीखों की आवाजें हैं। और ये सब कुछ वो वहां पे कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ये अफगानिस्तान में अंदर बैठे जो काबिज रजीम है, इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही।